डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और मैं श्रीलंका के कोलंबो शहर का रहने वाला हूँ। पहले मैं केरल में रहा करता था, वहाँ एक कंपनी में काम किया करता था, लेकिन मेरी ट्रांसफ़र यहाँ पर हो गई। मुझे तरक्की मिली थी, तनख्वाह भी बढ़ चुकी थी। मैं मना कैसे कर सकता था। और यहाँ पर भी मेरी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी ही है जैसे मैं अपने देश में बिताया करता था, बिल्कुल अकेले। सुबह 7 बजे मैं काम पर पहुंच जाता हूं और शाम को 4 बजे मुझे छुट्टी हो जाती है। वापस घर आकर अकेला बैठा रहता हूं। मुझे शहर में घूमना भी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी गाड़ी लेकर शहर से बाहर निकल जाता हूं। अकेलेपन में कभी पेड़ के नीचे बैठे रहना, कभी किसी तालाब को देखना, तो कभी समंदर के किनारे चले जाना। ये मेरी बचपन से ही आदत है। दोस्त मुझे कहा करते थे कि तुझे अकेले रहना पसंद है, जिंदगी भर अकेला रह जाएगा। तब मैं उन्हें कहा करता था, अकेले रहने में आखिर परेशानी क्या है। लेकिन अब मुझे एक छोटी सी परेशानी महसूस होने लगी है। अकेला रहना पसंद तो है, लेकिन मैं चाहता हूं सिर्फ कोई एक ऐसा दोस्त हो जिससे मैं दिल की बात कर पाऊं। मुसीबत तो हर किसी के सामने आती है, मेरे सामने भी आती है, और कभी कभी मन करता है थोड़ा सा मन हल्का कर लूं, किसी को बता दूं अपने दिल की बात, लेकिन किसी पर भरोसा कर ही नहीं पाता। कठोर हूं बाहर से, लेकिन अंदर से नर्म हूं, इसीलिए कुछ लोग मेरा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे मेरी आदत ऐसी बनी है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा रहना चाहता हूं, दुनिया ने मुझे ऐसा बनाया है। बचपन से ही धोखा और दोस्ती के नाम पर ठगा जाना ये मैंने देखा है, तो मैं भी बदल गया। अब किसी पर भरोसा करता ही नहीं। फिर भी कभी कभी अकेलापन मुझे खाने लगता है। इस बार भी मैं जल्दी ही घर आ गया था। लगभग 4:30 बजे मैं घर में था। उसके बाद घर की सफाई की और फिर बेड पर बैठकर मैं सामने टीवी देखने लगा था। रोज टीवी देखा करता था और टीवी देखता देखता खाना बनाया करता, कभी घर के काम किया करता, कभी बोर हो जाता तो गाड़ी लेकर बाहर जाता था। तनख्वाह अच्छी थी, इसीलिए कुछ लोग मुझसे दोस्ती करना तो चाहते थे, लेकिन मैंने लोगों की आंखें पहचानना शुरू कर दिया था। इसीलिए इस बार भी बेड पर बैठे बैठे कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। रात का खाना मैं बना चुका था, लेकिन खाने का समय नहीं लगा, और सुबह जब मेरी नींद खुली वक्त 4 बजे का था। बाहर भी अंधेरा था और मैं काम पर भी इतनी जल्दी नहीं जा सकता था। इसीलिए खुद को कोसने लगा, अरे यार इतनी जल्दी उठ गया, अब नींद भी खुल चुकी है, करूं तो करूं क्या। इतनी सुबह सुबह भूख भी नहीं लगी और जाना तो 7 बजे है, अभी 3 घंटे बाकी हैं, क्या करूं, बाहर जाऊं। जैसे ही मैंने खिड़की खोलकर देखी, बाहर तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो मुझे लगा अब मैं क्या करूं। फिर भी मैंने सोचा चलो थोड़ी सी गर्मी है, बाहर सैर करके आता हूँ, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, या किसी न किसी पेड़ के नीचे बैठकर आसमान की तरफ देखूंगा। ये मुझे हमेशा से पसंद रहा है। तो चलता चलता अपनी उस कॉलोनी से मैं जैसे ही बाहर की तरफ निकला, मैंने सड़क के एक किनारे पर गिरा हुआ एक छोटा सा दरवाज़ा देखा। जी हाँ, दरवाज़ा। ऐसा लग रहा था धातु का 1 फुट का छोटा सा ये दरवाज़ा हो। उसे देखते ही मैंने उठा लिया। धातु का चमकदार जैसे चांदी का दरवाजा हो, लेकिन उसे आखिर यहां पर किसने गिराया होगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई यहां से सामान ले जा रहा होगा और शायद ये चीज यहीं पर गिर गई। काफी खूबसूरत था, तो मैंने इंतजार किया। इसी के कारण 2 घंटे मेरे वहीं पर बीत गए। मुझे लग रहा था जिसका भी यह दरवाजा यहां पर गिरा होगा वो इसे लेने के लिए जरूर आएगा।
लेकिन काम पर भी 7 बजे तो जाना था ना, तो जल्दी से उस दरवाजे को लेकर मैं घर की तरफ बढ़ा। बार बार उस दरवाजे को निहारता जा रहा था, देखता जा रहा था कितनी खूबसूरती से इसके ऊपर नक्काशी की गई है। ऐसा लग रहा है जैसे इस धातु के दरवाजे को अभी अभी बनाया गया है। लेकिन बीच बीच में फंसी हुई वो काले रंग की मिट्टी ये बता रही थी बना तो ये काफी पुराना है, लेकिन अब भी बिल्कुल नए की तरह चमकदार है। उस दरवाजे को दीवार पर टांगने के लिए 2 तरफ छोटी छोटी कुंडियां भी बनी हुई थी। तो मैंने अपने घर की दीवार पर 2 कीलें लगाई और उस दरवाजे को सामने टांग दिया। मन थोड़ा थोड़ा बैठा भी जा रहा था, क्योंकि वो दरवाज़ा मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगा था। डर इस चीज़ का था जिसका ये असल में है, शायद वो यहाँ पर आ जाएगा इस दरवाजे को मांगने के लिए। कोई बात नहीं, अभी मैं तैयार होता हूँ, काम पर भी जाना है। सुबह सुबह मैं काम पर गया और जल्दी ही काम से आ गया। 3 बजे काम खत्म हो गया था और मैं वहाँ पर मैनेजर था, तो अपनी मर्जी से घर जा सकता था। मैंने सबको कह दिया आज मेरा मन जल्दी घर जाने का है। वैसे ही शरीर थोड़ा थोड़ा सा टूटा लग रहा था, थकान हो चुकी थी। पिछले कुछ दिनों से फेस्टिवल सीजन होने के कारण काम ज़्यादा कर लिया था, तो थका हारा सा मैं घर आ गया और मैं काफ़ी आराम भी करना चाहता था। जैसे ही मैं बेड पर लेटने वाला था, मेरा ध्यान सामने दरवाजे पर पड़ा। वही छोटे वाला दरवाज़ा, 1 फुट का, धातु का, चमकदार, जैसे चांदी का हो। मैंने देखा वो दरवाज़ा वैसा का वैसा ही। सच में उसे निहारने में मज़ा आता था और घर की सफाई मैं कल कर चुका था। लेकिन नीचे पड़े हुए वो पत्थर देखे मैंने, छोटे बड़े पत्थर काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए, और मैं डर गया। ये क्या पत्थर? मुझे लगता है किसी ने खिड़की पर पत्थर मारे होंगे। अरे यार, यहाँ कौन से दुश्मन बन गए मेरे। मैं भागकर हर एक खिड़की को चेक कर रहा था। उन पर लगे हुए कांच टूटे तो नहीं? उन पर लगे कांच टूटे नहीं थे, तो ये पत्थर अंदर कैसे आ गए? फिर जल्दी से मैंने दरवाज़ा चेक किया, पीछे वाला दरवाज़ा खुला तो नहीं। चीज़ें अच्छे से चेक की, कुछ चुराया तो नहीं गया। ऐसा कुछ नहीं था। तो घर में आखिर ये पत्थर आ कहाँ से गए? सोच में पड़ा हुआ था मैं। ऊपर मैंने दरवाज़ा टांगा हुआ है, वहाँ अच्छे से सफाई की हुई है। नीचे पड़े हुए ये पत्थर घर की शोभा को खराब कर रहे थे, तो मैंने उन पत्थरों को समेटा और बाहर फेंक दिया। फिर से मैं बेड पर चला गया। अब मैं थोड़ा सा आराम करना चाहता था, लेकिन कुछ समय बाद फिर से पत्थर गिरने की आवाज़ आई। मैं भौंचक्का सा हो गया, उठा, भागा। आखिर आवाज़ कहाँ से आई है? किसी ने पत्थर तो नहीं मारा? मैंने नीचे पड़ा हुआ वो बड़ा पत्थर देखा था। उस पत्थर को देखते ही मुझे लगा, अरे यार, कोई पत्थर तो मार रहा है, लेकिन ये पत्थर मारे कहाँ से जा रहे हैं? नीचे गिरने की आवाज़ तो आई है। इधर उधर झांकता रहा मैं। छत की तरफ से देखा मैंने, ऊपर कोई छेद तो नहीं जहाँ से कोई पत्थर फेंक रहा है। फिर मैं बाहर गया, पीछे वाली सीढ़ी से मैं छत पर गया। छत पर तो कोई पत्थर नहीं पड़ा था, सफाई की हुई थी। और वैसे भी यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसी कारण छत पर जो मिट्टी भी थी वो भी पूरी तरह से साफ थी। यहाँ कोई पत्थर नहीं, मिट्टी नहीं, तो पत्थर घर के अंदर आ कहाँ से रहे हैं? मैं छत पर था, तभी फिर से पत्थर गिरने की आवाज़ आई। जैसे ही मैं नीचे भाग कर गया, घर में एक और पत्थर पड़ा था। लेकिन इस बार वो जो पत्थर था वो नदियों में पाया जाने वाला मोटा ग्रेनाइट वाला पत्थर था, जिस पर किसी धातु से कुरेद कर कुछ लिखा भी गया था। ये जैसे तमिल भाषा में कुछ लिखा गया था। मुझे अच्छे से तमिल नहीं आती थी, लेकिन शब्दों को फिर भी मैं जोड़ सकता था। लेकिन ये जो भी शब्द थे काफ़ी लंबे थे, इसीलिए मुझे ध्यान से इन्हें समझना था। लेकिन पहला डर तो यही, घर के अंदर पत्थर आ रहे हैं, पत्थर मार कौन रहा है? और नीचे पड़े हुए कुछ पत्थरों को देखा मैंने। पहले मैं सफाई कर चुका था। ये पत्थर कहाँ से आ गए? ये पत्थर कहाँ से आ गए? डरता गया मैं। समय जैसे बीतता गया, सूरज ढलता गया, मेरा डर बढ़ता गया। ये पत्थर कहाँ से आ रहे हैं? अब मैंने उस पत्थर के ऊपर लिखे हुए उन शब्दों को अच्छे से ट्रांसलेट करने के बारे में सोचा। एक कागज़ पर मैंने वो शब्द अच्छे से लिखे, फिर एक एक शब्द को ट्रांसलेट करता गया।
मुझे थोड़ी कम तमिल आती थी, इसीलिए मुझे समय लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैं ट्रांसलेट करता गया, पहले मुझे लग रहा था ऐसा तो नहीं ये घर भूतिया है और यहाँ पत्थर गिर रहे हैं, कुछ लिखा हुआ है और ऊपर कुछ ऐसा ना लिखा हो जो मेरे लिए खौफनाक या डरावना हो कि मैं मरने वाला हूँ या मुझ पर भूत आ जाएंगे, ऐसा कुछ ना हो। बस मैं यही चाहता था। जब मैंने ऊपर लिखे हुए शब्दों को ट्रांसलेट किया तब मेरी समझ में थोड़ा थोड़ा तो आया कुछ। वो पत्थर के ऊपर लिखा था, बात तो करो, बात तो करो, देखो मैं कोशिश करती रहूंगी। ये शायद किसी लड़की ने लिखा है, लेकिन मैं उससे बात क्यों करूं? मेरे घर में ऐसे पत्थर क्यों फेंके जा रही है? और अगर मुझसे बात करना चाहती है तो घर का दरवाजा भी तो है, दरवाजा खटखटाए या मैं बाहर उससे मिल सकता हूं। शायद कोई आस पड़ोस वाली लड़की होगी। मैं खुद को ठीक ठाक ही मानता हूं। कुछ लड़कियां कहती हैं कि मैं काफी हैंडसम लगता हूं, लेकिन मैं उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो तो जानबूझकर चापलूसी करती ही हैं, क्योंकि मेरी सैलरी काफी ज्यादा है। कुछ लड़कियां जानबूझकर पीछा करने लगती हैं तो मैं उनसे दूर रहता हूं। धोखा मैं दोबारा खाना नहीं चाहता, इसीलिए घर का दरवाजा खोलकर इधर उधर घरों के ऊपर देखने लगा। कहीं ना कहीं कोई लड़की तो घर के ऊपर चढ़ी होगी ना। दूर मैंने एक लड़की को देखा, मेरी तरफ देखकर थोड़ी सी मुस्कुराई थी। मुझे लगा यही है, यह है जो पत्थर फेंक रही है। अगर मुझसे मिलना चाहती है, बात करना चाहती है तो सामने से भी कर सकती है। हो सकता है थोड़ी डरती हो या उसमें हिम्मत ही ना हो बात करने की, इसीलिए छिपकर पत्थर मार देती है, बात नहीं करती। लेकिन मैं तो उससे बात करूंगा। चलता चलता जैसे ही मैं उसके घर के नीचे गया, वो मुस्कुरा रही थी। देखने में लग रहा था कि मुझे पसंद करती है। फिर मैंने वो पत्थर हाथ में पकड़ा, ऊपर की तरफ उसे दिखाया और उसे कहा, ये तुमने फेंका है? उसने मना कर दिया, थोड़ी सी डर गई थी। नहीं नहीं, मैंने नहीं फेंका। ऐसा लग रहा था जैसे उसी ने फेंका हो, लेकिन डर रही है। फिर मैंने उसको कहा, अगर आप बात करना चाहती हैं तो ऐसे पत्थर मत फेंकिए, घर में कुछ टूट भी सकता है। उसने साफ मना कर दिया। कुछ देर बाद थोड़ा गुस्से में बोली, देखिए आप परेशान कर रहे हैं, चले जाइए यहाँ से, मेरे पापा नीचे ही हैं, वो ऊपर आ जाएंगे। उसने मुझे धमकी दी और मुझे साफ हो गया, ये पत्थर उसने नहीं फेंका है। अगर उसने फेंका होता, मुझसे बात करना चाहती तो मैं यहाँ पर आया हूँ, ज़्यादा प्यार से बात करती। ये वो नहीं है। जैसे ही मैं घर पहुँचा, 2-4 पत्थर और पड़े थे, उन पर भी ऐसे ही शब्द लिखे हुए कि बात करो, मुझसे बात करो। लेकिन मैं उससे बात क्यों करूं? और वो कौन है जो मुझसे बात करना चाहती है? मुझे इसका जवाब चाहिए था। इसका जवाब मुझे मिल नहीं पा रहा। लेकिन घर में पत्थर आए जा रहे। पत्थर आ कहां से रहे हैं? मैंने अब ध्यान से बैठकर दिमाग लगाया, पत्थर कहां से आ रहे हैं? सामने मुझे वो चमकदार छोटा दरवाजा दिखा। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। दरवाजा ही तो घर में आया है जब से पत्थर आने शुरू हो गए हैं। लेकिन पत्थरों का दरवाजे से क्या रिश्ता? मैंने उस दरवाजे को निकाला, हाथ में पकड़ा। अरे यार, पतला सा तो दरवाजा है, आखिर इस दरवाजे के अंदर क्या पत्थर होंगे जो नीचे गिर रहे हैं? मैंने उस दरवाजे को खोलकर देखा। जैसे ही उस दरवाजे को खोला, वहां उस दरवाजे के बिल्कुल बीच में एक चपटी सी प्लेट लगी हुई थी और उस पर तमिल में लिखा हुआ था, इस पर रखो। इस पर रखो, इसका क्या मतलब है? लेकिन मैं तो पत्थर देखना चाहता था ना, यहाँ बीच में कोई फंसे हुए पत्थर तो नहीं? अरे नहीं नहीं, मैं पागल हो गया हूँ। इतने बड़े बड़े पत्थर ये छोटे से दरवाजे में कैसे छिपा कर रखे गए होंगे जो धीरे धीरे नीचे गिर रहे हैं? रेत होती, मिट्टी होती, मैं मान भी लेता। ये सच नहीं है। ये दरवाजे को मैं दोबारा लगा देता हूँ। लेकिन आखिर इसमें ये क्यों लिखा हुआ है कि बीच में रखो? इसका अर्थ क्या हो सकता है? वैसे ही मेरे हाथ में जो पत्थर था ना, उसी पत्थर को मैंने उस पत्थर को उस दरवाजे के बीच में रखा। मेरी आंखों के सामने वो पत्थर गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी पलकें झपकी, सामने से वो गायब। नीचे देखा मैंने, क्या नीचे गिर गया? अरे कहाँ गया? सोचता रह गया मैं। अब मुझे उस दरवाजे से डर लगने लगा था। ये दरवाजे में कुछ गड़बड़ है।
दरवाज़ा मैंने सामने टांग दिया और नीचे एक पत्थर गिरा जिस पर अलग शब्द थे। मुझे ट्रांसलेट करने में समय लगा, लेकिन इस बार मैंने ध्यान दिया वो जो पत्थर गिरा था ना, दरवाज़ा हिला था मेरी आंखों के सामने। बीच से पत्थर निकल कर नीचे गिरा। चपटे, दरवाजे के पीछे से पत्थर कैसे निकल सकता है? वहां तो दीवार है, कोई छेद नहीं। इस घर में कितने समय से रह रहा हूं। दरवाजे के बीच से पत्थर गिरा है और उस पर लिखा हुआ था, तुम बात करना चाहते हो तो बात करो। मैं समझ नहीं पा रहा, कौन है ये लड़की कौन है जो पत्थरों पर लिख लिख कर यहां से घर के अंदर फेंक रही है? और इस दरवाजे के जरिए, यह दरवाजा क्या है? क्या मुझे इस दरवाजे पर कुछ रखना चाहिए जिस पर मैं कुछ लिखूं? हो सकता है इससे मुझे जवाब मिले। यह दरवाजा मुझे भूतिया लगता है। ऐसा ना हो यह दरवाजा मुझे पकड़ ले, मुझे मार डाले। मुझे डर लगने लगा था, लेकिन मैं अपने डर को खुद पर हावी होने नहीं दे सकता था। हिम्मत करके मैंने एक कागज पर लिखा कि मेरे घर में पत्थर फेंकना बंद कर दो। मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझे परेशान मत करो। ये मैंने कागज पर लिखा, उस दरवाजे को सामने टेबल पर रखा, खोला और बीच में वो जो प्लेट लगी थी उसमें उस चिट्ठी को रख दिया। वो अपने आप गायब हो गई। देखता रह गया मैं, ये कैसे हो रहा है? ये तो जैसे एक जादू है। वो गायब थी और मैं इंतजार कर रहा, क्या मुझे इसका जवाब मिलेगा? मैं जवाब पाना चाहता था और सच में वहां एक और कागज आया। मुझे मेरा जवाब मिला। वहां लिखा हुआ था कि मैं पत्थर नहीं फेंकूंगी, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहती हूँ। सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। तुम जो भी हो, जहां भी हो, मदद करो, हम बड़ी मुसीबत में हैं। मैं समझ नहीं पाया, आखिर मैं किसी की मदद कैसे कर सकता हूं? फिर मैंने एक और कागज पर लिखा, ये क्या चीज है? ये कैसा काला जादू है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। इस प्लेट पर रखी हुई चीज गायब कैसे हो रही है? तुम कौन हो? कहां से हो? और ये कर क्या रही हो? मुझे फिर से कागज पर लिखा हुआ एक जवाब मिला। फटा हुआ, गला हुआ कागज था। आधे शब्द अच्छे से समझ नहीं आए, लेकिन फिर भी मैंने सब कुछ अच्छे से नोट किया कहीं और फिर ट्रांसलेट करके समझा। बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया था कि मैं एक डायन हूँ। ये डायनों की दुनिया है और ये दरवाज़ा इंसानों की दुनिया में आने जाने वाला रास्ता। तुम वहाँ से हमारी मदद कर सकते हो। इस दरवाजे में हमें मदद भेजो। हमारा युद्ध पिशाचों से चल रहा है और हमारी हार निश्चित है। अगर तुम हमारी मदद कर पाओ तो ज़रूर करो, वरना हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये पढ़कर एक बार के लिए मेरी टांगें कांपने लगी थी। युद्ध पिशाचों से, डायन का दरवाज़ा, डायन बात कर रही है। मार डालेगी, मुझे मार डालेगी। ये चुड़ैलें डायनें जो होती हैं ना, ये मार डालती हैं। फिर मैंने कागज़ पर लिखा, डायन हो तुम, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, दोबारा मेरा पीछा मत करना। मैंने उस दरवाजे को बाहर फेंकने की कोशिश की। फिर से मेरे ज़मीर ने मुझे मना कर दिया। फिर मैंने उस दरवाजे को एक बड़े से लकड़ी के बक्से में बंद करके रख दिया। मैं डर रहा था कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। मैं बस इंतज़ार करता रहा 2 दिनों तक। उसके बाद वहाँ कोई भी कचरा नहीं, कोई पत्थर नहीं, कुछ और नहीं। फिर मेरा मन किया उस दरवाजे को खोलकर देखता हूँ ना। पत्थर ही तो फेंके थे और पत्थरों पर कुछ लिखा हुआ था। परेशान करने के लिए पत्थर नहीं फेंके थे, शायद बात करने के लिए पत्थर फेंके थे। डायन शायद शरीफ होगी। नहीं, चुड़ैलें डायनें खा जाती हैं, मार देती हैं। ये मार देगी मुझे। लेकिन अगर मारना होता, ताकत होती तो ऐसे भी मार देती ना। पत्थरों पर लिख लिख कर मुझसे मदद थोड़े ना मांगती। लकड़ी के बक्से से मैंने उस दरवाजे को 2 दिन बाद निकाला था। लकड़ी के बक्से में कई चिट्ठियां थीं, भरा पड़ा था।
एक एक करके उस कागज़ के अंदर मैं पढ़ता गया। हर एक कागज़ में लिखा था, मदद करो, मदद करो, तुम मदद कर सकते हो, कुछ तो करो, किसी तरह से तो करो, हमारी मदद करो वरना हम सब मारी जाएंगी। मेरा पूरा परिवार मारा जाएगा, मैं भी मारी जाऊंगी और मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगर तुम भक्त हो तो मैं तुमसे दोस्ती करूंगी। अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं तो तुम बताओ, तुम मेरी मदद कर दो। बस एक बार इस युद्ध का खात्मा हो जाए, वो एक रास्ता बंद हो जाए जिससे पिशाच यहाँ पर आए हैं, हमला किया है। इस युद्ध के अंत के बाद ही हम बच पाएंगी। अगर मैं तुम्हारी कोई मदद करूं तो तुम बताओ। ये कई चिट्ठियों में लिखा हुआ, भर चुकी थी। वो चिट्ठियां इतनी ज़्यादा थी मुझे आग में जलानी पड़ी क्योंकि घर में गंदगी बढ़ रही। दरवाजे को टेबल पर रखकर सोचने लगा था, क्या करूं, मदद करूं तो कैसे। अब डायन है, शक्तिशाली डायन, पिशाचों से युद्ध है, मैं क्या भेजूं उसे, कैसे मदद करूं। पत्थर वो भेज रही है, मैं भी पत्थर ही तो भेज सकता हूं। फिर मैंने कागज़ में लिखा, ठीक है, अगर तुम वादा करो कि मुझे मारोगी नहीं, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगी, कुछ ऐसा नहीं करोगी जिससे मेरा कुछ बुरा हो, फिर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं बिना अपना नुकसान किए। सामने से चिट्ठी में लिखकर उसने हामी भरी थी और कहा था, मैं तो तुम्हारी मदद करूंगी। अगर इस युद्ध में तुम हमारी कोई मदद कर पाओ, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। मैं खुश हो गया। चलो, अब अगर किसी का अच्छा करने का मौका मिले, भले ही वो चुड़ैल हो या डायन हो, आपको अच्छा करना चाहिए। तो मैंने सोचा मैं उसकी मदद करूंगा। फिर मैंने पूछा, तुम्हें मदद कैसी चाहिए, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं। तो उस डायन ने कहा, कुछ ऐसा जो युद्ध में हमें जिता पाए। मुझे नहीं पता आखिर उस पिशाच के झुंड को रोकना कैसे है। वो ताकतवर है, उन पर जादू का असर नहीं होता। अगर तुम हमारी मदद कर पाओ, और उन्होंने हमें घेरा हुआ है, हमारा खाना जला दिया गया है, हमारी फसलें तबाह हो चुकी हैं, हमारे पेड़ पौधे नष्ट हो चुके हैं, हमारे पास खाने की कमी है। अगर तुम खाने की आपूर्ति कर पाओ। अब मुझे कुछ घबराहट होने लगी। मैंने पूछा, कितनी डायनें हैं? उसने हजारों में गिना दी। मैं हजारों में डायनों का पेट कैसे भर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने चिट्ठी में लिखा, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। मेरे पास वैसे भी बोनस आया हुआ था, तो मैंने बड़ी बड़ी आटे की कई सारी थैलियाँ खरीदी। इसी के साथ खाने पीने का सामान भी खरीदा। दरवाज़ा छोटा था, रखने में परेशानी हुई, लेकिन अगर एक थैली का छोटा सा कोना भी वो प्लेट पर रखो, वो थैली गायब हो जाती। ऐसे मैंने 10 आटे की थैलियाँ, कुछ सब्जी, जो सबसे सस्ता सामान था वो भेजा, और मुझे कागज़ में धन्यवाद लिखा हुआ मिला। मैं खुश था। अगर किसी की मदद का मौका मिले मैं करता था। वैसे भी मुझे अकेले रहना पसंद था, तो कोई इस दरवाजे के ज़रिए अगर मुझसे बात भी कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अकेला ही हूँ, बस चिट्ठियों के ज़रिए ही तो बात कर रहा हूँ। मुझे आज का ज़माना सच में पसंद नहीं आता। मोबाइल के ज़रिए प्यार होता है, मोबाइल के ज़रिए ही धोखा मिलता है। किसी से भी दोस्ती करो, हर कोई चालाकी दिखाता है। पुराना ज़माना अच्छा हुआ करता था। चिट्ठियों से बात होती थी, इंतज़ार होता था, और इंतज़ार में प्यार भी बढ़ता था। रिश्ते भी अपनों जैसे महसूस होते थे, और रिश्तों में गहराई भी होती थी। आज के ज़माने में हर चीज़ में तेज़ी आ गई है, प्यार में भी। जल्दी ही प्यार पैदा होता है और जल्दी ही प्यार टूट भी जाता है। लेकिन चिट्ठियों से उस लड़की से बात करके मुझे अच्छा लगा। जब उसने धन्यवाद कहा, वो शब्द बड़े प्यार से लिखे हुए थे, जैसे काले रंग की उस स्याही को बड़े प्यार से समय लगाकर अच्छे से धन्यवाद लिखा तमिल भाषा में। मुझे तमिल भाषा थोड़ी थोड़ी आती थी। जैसे कुछ दिनों से बार बार पढ़ते पढ़ते कुछ शब्द अच्छे से याद हो गए। अब धन्यवाद के बाद मैंने उस डायन की मदद करने की ठानी। मैंने कहा, अगर कोई और मदद कर पाऊँ, मैं ज़्यादा धनी नहीं हूँ, ज़्यादा आटा वगैरह चीज़ें नहीं भेज सकता, लेकिन फिर भी मैं समय समय पर कोशिश करता रहूँगा। मैं काम करता हूँ, तनख्वाह मिलती है, कुछ हिस्सा मैं तुम्हें चीज़ें भेजने में लगा सकता हूँ। लेकिन अगर
तुम मेरी कुछ मदद कर पाओ तो मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सामने से उस डायन ने दरवाजे के जरिए मुझे 50 सोने के चौकोर सिक्के भेजे, जिस पर बड़ी बड़ी डायनें सी बनी हुई अजीब से डरावने आकार थे, लेकिन धन्यवाद के साथ उसने वो भेजा था। सोने के सिक्के काफ़ी महंगे थे, मोटे थे, भारी थे। उससे काफ़ी ज़्यादा धन मिला मुझे और उसका इस्तेमाल मैंने और खाना खरीदने में लगाया। वो खाना भी मैंने उसी दुनिया में भेजा। जिसने मदद की है उसकी मदद तो बनती ही है। ऐसे वो लड़की भी खुश थी और कहने लगी थी, हम घेरी जा चुकी हैं, लेकिन हमने खुद को बचाया हुआ है। अगर तुम इसी तरह खाना भेज सकते हो तो यहाँ वो ज़्यादा समय हमें बंद नहीं रख पाएंगे। हमारे पास खाने की कमी थी, यही उनकी मजबूती थी। अब हमारे पास खाना है, हमारी डायनें खाना खा रही हैं और ताकतवर हो रही हैं। अगर तुम कुछ और भी मदद कर पाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे पास पीने के लिए पानी कम है, पानी जितना भी है वो गंदा है और उस गंदे पानी को साफ करने के लिए हमें अपनी ताकत लगानी पड़ती है। जितनी ताकत, जितनी जादूगरी की हम तकनीक अपनाते हैं, हमारा शरीर उतना कमज़ोर होता है, हमारी उम्र उतनी बढ़ती जाती है। जितनी उम्र बढ़ती है उतनी हम कमज़ोर होती चली जाती हैं। यही कारण है सारी डायनें काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हैं, जबकि पिशाच तो खून पीते हैं। डायनों को पकड़ पकड़ कर वो खून पीते गए, वो बढ़ते गए, अब वो ताकतवर हैं। खाने से हम थोड़ी मजबूत हुई हैं। अगर तुम पानी भी भेज पाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं सोचने लगा, पानी भेजूं तो कैसे भेजूं? फिर मैंने चिट्ठी पर लिखा, तुम पानी को संभालने को तैयार हो जाओ। पानी तो मैं इतना भेजूंगा तुम समझ नहीं पाओगी। कोलंबो के आसपास बड़े बड़े जंगल हैं, बड़े बड़े तालाब हैं। बारिश होती है तो तालाबों में पानी भर जाता है, पूरा साफ होता है। उन तालाबों का कई बार इस्तेमाल गांव वाले करते हैं, लेकिन जंगलों में जो तालाब बने हैं वो तालाब का पानी धीरे धीरे जमीन में चला जाता है। मैं एक दरवाजे को लेकर जंगल में गया था। उसके बाद वो दरवाजे को खोलकर मैंने उस तालाब के बीच में रख दिया, तैरते तैरते बिल्कुल बीच में। वो तालाब को खाली होने में 1.5 घंटा लगा। वो दरवाज़ा बीच में और तालाब सूखा हुआ, जबकि ऊपर से बादल गरजने लगे थे। बारिश तो फिर से होने वाली थी, लेकिन इतना ज़्यादा पानी तो मैं भेज चुका था। फिर से एक पत्थर के ऊपर, और इस पत्थर को दिल के आकार में जैसे चिन्हित किया गया था, धन्यवाद लिखा था। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ना मैं उसे जानता था, ना वो मुझे जानती थी, ना मैंने उसे कभी देखा था, ना उसने कभी मुझे देखा था, लेकिन उसकी मदद करके बड़ी खुशी मिल रही। और जो भी चीज़ें वो भेज रही उसमें मैं महसूस कर पा रहा था, वो भी बहुत खुश थी। कोई तो है जो उनकी मदद कर रहा है। जब मैं घर आ गया था, उस दरवाजे को टेबल पर रखा, चिट्ठी लिखी कि क्या सच में मैं मदद कर पाया, और उसने फिर से धन्यवाद भेजा और कहा, पानी का एक छोटा सा तालाब बनाया जा चुका है। उस तालाब में पानी ही पानी है। अब हमें काफ़ी समय तक किसी तरह की कोई किल्लत नहीं होगी। खाने का सामान है, पीने के लिए पानी है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े प्यार से उन शब्दों को लिखा गया था। मुझे पता नहीं क्यों वो शब्द इतने अच्छे लगने लगे थे। वो लिखावट अपनी अपनी सी लग रही। उसके बाद वो पूरी रात मैं चिट्ठी भेज भेज कर उससे बात करता रहा और वो भी जवाब देती रही। उसने भी ये माना कि मुझसे बात करने में उसे अच्छा लगता है और मेरी लिखावट उसे बहुत पसंद आई थी। मैं थोड़ा ठीक ठाक ही लिखता था, ज़्यादा अच्छी लिखावट नहीं थी मेरी, लेकिन उसे वैसी भी पसंद आ रही। लेकिन उसकी जो लिखावट थी, हर एक शब्द को इतनी खूबसूरती से लिखा करती थी, क्या ही बताऊं। ऐसा लगने लगा था एक ऐसी दोस्त है मेरी जिससे मैं दिल की बात कर सकता हूं। कुछ दिनों तक मैं उससे यही बात करता रहा कि कैसे मैं काम से घर आता हूं, कैसे समय बिताता हूं, और उसने भी अपनी दुनिया की पूरी जानकारी मुझे दी। डायनों की ये दुनिया जहां पर सिर्फ डायनें रहती हैं, लेकिन वहां पिशाच आ चुके हैं जो डायनों को मारकर इस दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये दुनिया कोई बहुत ज़्यादा बड़ी दुनिया है, मौजूद ये धरती पर ही है,
लेकिन एक छिपी हुई दुनिया जहाँ पर डायनें छिपकर रहती हैं और यहाँ से निकलकर वो हमारी इस दुनिया में आ जाती हैं। लेकिन यहाँ खतरा ज़्यादा होता है। उनकी दुनिया सुरक्षित होती है। अगर कहीं कोई मुसीबत हो तो डायनें उस दुनिया में सुरक्षित रहती हैं। इसी तरह धरती पर और भी ऐसी छिपी हुई दुनियाएं हैं जहाँ पिशाच, डायनें, चुड़ैलें, ऐसे कई जीव रहते हैं। कुछ हमारी समझ में आ जाती हैं, कुछ तो हमारी सोच से परे हैं। उसकी जानकारी डायनें भी नहीं पा सकती। लेकिन अपनी दुनिया को खत्म होते हुए वो अपनी आंखों से देख रही थी। उनके कई इलाके कब्जे में आ चुके थे, जैसे एक महान युद्ध पिशाचों का डायनों के अंत के लिए शुरू हुआ था। इसका कारण उस डायन को नहीं पता था, लेकिन फिर भी अपने इलाके को कुछ बचाने में वो कामयाब होती जा रही थी। मैंने अब उससे पूछा, आगे क्या किया जा सकता है? इस युद्ध में तुम कैसे जीत सकती हो? उसने कहा, हमारे पास जितनी भी ऐसे पिशाचों की कमजोरियां थी, हम उसका इस्तेमाल कर रही हैं। उन पिशाचों को रोकने के लिए चांदी के हथियार हमारे पास हैं, लेकिन कुछ पिशाच ऐसे हैं जिन पर चांदी का असर नहीं होता। शरीर के आर पार भी वो चांदी चली जाए, वो मारे नहीं जाते। हमें समझ में भी नहीं आ रहा है आखिर उन्हें रोका कैसे जाए। शायद मैं उनकी मदद कर पाऊं। मैंने काम से कुछ छुट्टियां ले ली थी। ऐसी पुरानी किताबें ढूंढना शुरू कर दी। दूर दूर जाकर मैं किताबें ढूंढता, इंटरनेट से भी जानकारी जुटाता, पिशाचों की जानकारी, डायनों की जानकारी, कमजोरियां भी और ताकत भी। अब मुझे एक बात का पता चला, डायनें जिंदा औरतें ही होती हैं, जादूगरनियां। मुझे लगता था डायन कोई चुड़ैलें होती होंगी, मरने के बाद बनने वाली कोई भयानक सी जीव। लेकिन अब पता लगा डायन साधारण लड़कियां होती हैं, लेकिन काली विद्या का इस्तेमाल करने से उनका शरीर डरावना हो जाता है। इसीलिए हमेशा जवान रहने के लिए वो लोगों की शक्ति को चूसती हैं। लेकिन हर एक डायन ऐसा काम नहीं करती। कुछ डायनें अपना पूरा जीवन इंसानों की तरह बिता देती हैं। ये बात पता नहीं क्यों बड़ी अच्छी लगी थी मुझे, जिसके बाद मैं पिशाचों की कमजोरियां ढूंढने लगा। चांदी, सबसे बड़ी कमजोरी उनकी चांदी है। चांदी में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो पिशाचों के खून में लगने के बाद उनके खून में जहर पैदा करने लगते हैं, और ऐसा जहर जो उन्हें मिनटों में मार डाले। उनसे बचना पिशाचों को नहीं आता। लेकिन पिशाच चांदी से कैसे बच रहे हैं, ये मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अब मैंने किताबों में एक चीज ढूंढी कि हर एक पिशाच चांदी से नहीं मारा जाता। कुछ पिशाच पुराने ज़माने में ऐसे थे जिन्होंने अपने शरीर को बदला, उसके बाद चांदी का असर उन पर नहीं होता। लेकिन उनकी एक और कमज़ोरी जो धीरे धीरे उन पर हावी होने लगी, वो थी सूरज की किरणें। दो तरह के पिशाच हो सकते हैं, एक जिन्हें चांदी से परेशानी हो, दूसरे जिन्हें धूप से परेशानी हो। अगर वो चांदी से नहीं मर रहे तो वो धूप से मरेंगे। मैंने एक कागज़ पर लिखकर यही चीज़ दरवाजे पर रखी थी और वो कागज़ गायब। जिसके बाद उस डायन ने कहा कि यहाँ पर सूरज की किरणें नहीं हैं, यहाँ पर 10 चांद है जो आसमान में रोशनी नीचे की तरफ छोड़ते हैं। यहाँ धूप नहीं पहुँचती, लेकिन उनकी रोशनी धूप के बराबर है। इसी कारण उन्हें ना तो धूप से मारा जा सकता है और ना ही उन्हें चांदी से मारा जा सकता है, और वो सबसे आगे होते हैं। उन्हें रोकना एक डायन के लिए असंभव हो जाता है और बाकी सबको मार डालते हैं। वो एक हद तक रुके हुए हैं। जहां युद्ध चल रहा है उन्हें रोका गया है बड़ी बड़ी दीवारों से, लेकिन वो दीवारों को पार कर सकते हैं। अगर वो दीवारों को पार करके आ गए, सभी डायनों का अंत हो जाएगा और युद्ध के लिए उनके पास और कुछ नहीं बचा है। अब उन पिशाचों को ये पता लग गया है, खाने का सामान किसी तरह से वहां आने लगा है, पीने के लिए पानी भी बहुत ज़्यादा हो गया है, और मैंने ऐसे बीज दिए थे जो अंधेरे में भी उग सकते हैं। रात को उगने वाले कुछ ऐसे पौधे जो वहां लगाए जा सकते थे। पिशाचों ने उस रोशनी में भी खुद को बनाए रखा था, क्योंकि उन्होंने आसमान में ऐसी धुंध को छोड़ रखा था जिससे वहां जमीन में पौधे उग नहीं पा रहे थे और डायनें धीरे धीरे खाने की किल्लत से मरने लगी थी। मैंने ऐसे बीज भेजे थे
जो अंधेरे में भी उग सकते हैं, उन पौधों को खाया जा सकता है। अब उन्हें भी लगाना शुरू कर दिया तो पिशाचों को पता था युद्ध लंबा चलेगा। शायद लंबे युद्ध से उनकी कोई कमजोरी जाहिर हो जाती। तो वो पिशाच दीवार को तोड़ने में लगे हुए हैं और अगले कुछ दिनों में दीवार तोड़ दी जाएगी। मुझे जो करना होगा जल्दी करना होगा। आखिर मैं धूप वहां तक पहुंचाऊं तो पहुंचाऊं कैसे? ये एक असंभव चीज है। दरवाजे से मैं धूप वहां पहुंचा नहीं सकता तो क्या करें? वो डायन अंतिम क्षणों के बारे में कह रही थी कि अगर मैं मारी गई तुम्हारा शुक्रिया करती हूँ। किसी और ने हमारी मदद नहीं की, हमारे अपनों ने नहीं की। तुमने हमारी मदद की जितनी तुम कर सकते थे, लेकिन शायद हम नहीं बच पाएंगे। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मेरा कोई करीबी मुझसे दूर जा रहा है। उससे बात करने की आदत सी पड़ गई थी। दिल की हर बात, ऑफिस में घटी हर बुरी घटना, हर अच्छी घटना मैं उसे बताया करता। और वो भी युद्ध में नहीं थी, वो शालीनता से पीछे का काम किया करती थी। लेकिन अब मुझे अकेलापन महसूस होने लगा। जब आपको पता चल जाए कोई अपना दूर जाने वाला है तो दुख होने लगता है। मुझे वो पसंद सी आ गई थी। भले ही खतों से ही बात होती थी, मैं उसे कभी देख नहीं पाया था, लेकिन बस मैं चाहता था कि उससे दूर ना हूं। कम से कम बात तो होती ही रहे। अगर वो सामने नहीं आ सकती, कम से कम बात तो होती रहे। मैं रोने ही लगा था। वो कागज पर लिखकर कुछ भेज रही थी। उदास उदास सी उसकी बातें और मेरा रोना निकल रहा था। मैं उसे बचाने की हर कोशिश कर चुका। मैंने ऐसे हथियार दरवाजे पर रखकर उसे भेजे थे जिससे कुछ मदद हो, लेकिन गोलियों का असर उन पिशाचों पर नहीं होता। उन्हें मारा नहीं जा सकता था। ऐसे हथियार उनके पास भी थे। मैं क्या कर सकता था? तो मैं अपनी गाड़ी लेकर ड्राइव पर निकल पड़ा। शायद अब फिर से कोई अपना मुझसे दूर जाने वाला है। मेरी किस्मत में अकेलापन ही है। मैं अकेला ही रहूंगा और वो दरवाज़ा साधारण दरवाज़ा बनकर रह जाएगा। मैं गाड़ी बड़ी तेज लेकर गया था। मैं इतनी दूर निकल आया। यहाँ पिछले कुछ समय से ज़्यादा बारिश हुई थी। ये गांव पानी के नीचे थे और यहाँ की फसल भी खराब हो चुकी थी। मेरी गाड़ी में एक आटे की थैली पड़ी थी, छोटे वाली। वो मैंने अपने घर के लिए ही रखी थी, लेकिन अभी गाड़ी में ही पड़ी हुई। मुझे लगा इन लोगों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी। आटे की वो थैली देने के लिए जब मैं एक गांव के घर में गया था, उन्हें लगा कोई मदद के लिए आया है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही आटे की थैली वहां तक पहुंचा पाया। लेकिन वो गांव साधारण नहीं था। मैंने उनसे पूछा, यहाँ पर आपकी खेती तो सारी खराब हो जाती होगी ना? यहाँ बड़ी मुश्किल है। गाड़ी सड़क तक पहुंच जाती है, लेकिन आपके घरों में पानी आ चुका है। मुझे गांव वालों ने बताया यहाँ ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। कुछ ऐसी सब्जियाँ, कुछ ऐसे फल और कुछ ऐसी खेती जो हमारे इस मौसम के हिसाब से नहीं होती, उन्हें हम आर्टिफिशियल सनलाइट से वो बड़ी बिल्डिंग में उगाते हैं। वो फल, वो सब्जियां काफ़ी महंगी बिकती हैं। इससे उनका गुजारा हो पा रहा है। वहां तक पानी नहीं पहुंचा है, ये अच्छी बात है। ये बात सुनते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। कमाल है, यही तो काम की चीज़ है। आर्टिफिशियल सनलाइट, जिससे कुछ पौधे बिल्डिंग्स के अंदर वो लाइट के नीचे उगाए जाते हैं। अगर मैं वो लाइट खरीदूं तो उससे काम बन सकता है। मैंने वो महंगी वाली लाइट्स खरीदी थी, लगभग 5 लाख रुपए की। काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन मुझे सिर्फ लाइट की ज़रूरत थी। वो कह रहे थे आपको ग्रो बैग भी चाहिए होंगे पौधे लगाने के लिए, लेकिन मुझे सिर्फ लाइट चाहिए थी और मैंने चिट्ठी के साथ वो लाइट भेजी थी। कुछ समय मुझे कोई जवाब नहीं मिला था, बिल्कुल कोई जवाब नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था मैंने बहुत देर कर दी, शायद मैंने ज़्यादा देर कर दी। लेकिन जब एक पत्थर, लाल रंग का पत्थर जिस पर दिल का आकार बना हुआ, वो मुझे उस दरवाजे पर मिला था, मेरी आंखें खुल गईं, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहाँ सिर्फ एक ही पत्थर नहीं था,
वहां कुछ ऐसी मिट्टी की आकृतियां, दिल के आकार की, कुछ बेहतरीन चमकदार पत्ते, ऐसे पौधे जो मैंने कभी नहीं देखे होंगे, उनकी पत्तियां थी। धन्यवाद हर एक पर लिखा हुआ। उसके बाद उस लड़की ने एक कागज के ऊपर लिखकर धन्यवाद किया था कि काम बन गया। वो पिशाच जो चांदी से नहीं मारे जा रहे, इससे उनकी राख बन रही है। ऐसी टॉर्च थी बड़ी बड़ी, ये रोशनी से वो तबाह हो रहे थे और बाकी वो चांदी से मर रहे। उनकी बड़ी सेना थी, लेकिन लाशें ऐसे बिछ रहीं कि वो अब डर गए हैं और भागने का उनके पास रास्ता नहीं। इस दुनिया में वो आ गए हैं, इसे जीतना चाहते थे। दरवाज़ा डायनों के पास था, बड़ा दरवाज़ा, और उसका इस्तेमाल पिशाच नहीं कर पा रहे। उन्हें अब कैद किया गया है। एक दिन में ही वो पिशाच हार चुके थे। डायनों की संख्या ज़्यादा थी, उनके पास ऐसे हथियार थे जो धूप की रोशनी कर सकते थे, और इस तरह से वो हार गए। पिशाचों का खात्मा हुआ और डायनों की वो दुनिया बच गई, जो अब वो ज़्यादा ताकतवर बनाएंगी ताकि कोई भी यहाँ उन पर कब्जा ना कर पाए। हर कोई मेरा धन्यवाद करना चाहता था, और अब वो डायन भी बेहद खुश थी। उसकी अपनी दुनिया, उसकी आज़ादी, और वो मुझे ऐसे ऐसे खूबसूरत फूल भेजा करती जो उसकी दुनिया में लगते हैं। उन्हें कैद किया गया था एक छोटी जगह पर, जहाँ से बाहर वो जा नहीं पा रही थी। दीवारें टूट चुकी थी, हर कोने में वो जा सकती थी। अब आज़ादी उनके लिए जैसे एक खूबसूरत पल बन गया था। वो दरवाजे को अपने पास रखती, मुझसे बातें करती, खतों के जरिए, जैसे हमारी ये मुलाकात ही होती। चेहरे बनाता मैं कागज़ के ऊपर कि मुझे लगता है तुम इस तरह की होगी, खूबसूरत। और वो कहती, नहीं, मैं तो एक डायन हूँ। डायनें खूबसूरत नहीं होती, तुम इंसान हो ना, खूबसूरत तो इंसान होते हैं। मेरा सवाल उससे यही था कि तुम एक डायन हो, और मैंने तो ज़्यादातर डायनों के बारे में सुना है कि वो जवानी चूस लेती हैं। उसने कहा, ये हमारा एक हथियार है, ये हम पर है, हम उसका इस्तेमाल करना चाहती हैं या नहीं। लेकिन मुझे कभी भी ये अच्छा नहीं लगा कि किसी को नुकसान पहुंचाकर मैं अपना फ़ायदा करूं। बिना नुकसान पहुंचाए भी तो अपना फ़ायदा किया जा सकता है, जैसे सौदा। क्यों किसी की पूरी जवानी चूस लेना? कीमत अदा करके उधार भी तो ली जा सकती है। कई बार हमें पेड़ पौधों से भी ऐसी औषधियां मिलती हैं जो डायनों को जवान रख सकती हैं। मैं उन पर भी शोध कर रही हूं। बातें बहुत चलती रहीं। मेरा डर भी कभी कभी बातों में मैं उसे बताता, क्या हो अगर कभी तुमसे मेरा सामना हो जाए? युद्ध तो खत्म हो चुका है ना। मुझे फिर भी डायनों से थोड़ा डर लगता है। ये वो आखिरी खत था जिसके बाद ना सामने से जवाब आया, और मैं भी लिखकर भेजता रहा। उसने वो खत पढ़ा और उसके बाद जैसे कोई जवाब ही नहीं दिया। क्या वो खफा हो गई थी, या उसके साथ कुछ हो गया कि वो जवाब नहीं दे रही थी? मैंने 1 महीने तक उस दरवाजे पर खत रखे, और उसके बाद मुझे लगा शायद अब मुझे उसकी जरूरत है, लेकिन उसे मेरी जरूरत नहीं। वो युद्ध जीत चुके हैं। शायद अब वो मुझसे बात करना ही नहीं चाहती होगी। मैं भी अकेला अकेला सा रहने लगा था। जिंदगी में ऐसे पल पहले भी महसूस किए थे मैंने। फिर से अकेला हो गया था। उस रात जब मैं गाड़ी चला रहा था, बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। मैं शहर से बाहर निकल आया था। जैसे पहले किया करता था वैसे ही दोबारा करने लगा था। तभी जैसे मेरी गाड़ी के सामने कोई आ गया हो, जैसे कोई औरत हो, बिल्कुल सड़क के बीच में, और गाड़ी उसे बचाने में मैं संभाल ही नहीं पाया। गाड़ी नीचे उतर गई, लेकिन वो जिस तरह से छलांग लगाकर गाड़ी की छत पर आई थी, आगे की तरफ लटकी थी, मैं डर गया। और उसने भी खिड़की में अपना चेहरा दिखाया जो बेहद भयानक था। वो कोई साधारण औरत नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई चुड़ैल हो या वो कोई डायन हो। वो भयानक चेहरा। खिड़की खोलकर भागा था मैं जंगल की ओर, और वो बिल्कुल
4 पैरों पर चलने वाले किसी जानवर की तरह मेरा पीछा कर रही, और एक भयानक आवाज, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। वो मेरे पीछे थी। मैं भागता जा रहा, सांस चढ़ चुकी थी मुझे, और एक पेड़ के पास उसने मुझे दबोच ही लिया। घबरा गया मैं। फिर घबराहट में मैंने कहा था, कौन हो तुम? उसने कहा, पहचाना नहीं मुझे? बात तो बहुत बार कर चुके हो, शायद आवाज नहीं सुनी, इसीलिए तुम्हें लग रहा है मैं कौन हूं। वही तो हूं, तुम्हारी दोस्त। मिलना चाहते थे, मैं आ गई। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। मेरी चीख निकल गई। मैंने आंखों पर हाथ रखा। फिर मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। जब मैंने आंखों से हाथ हटाया, मुझे लग रहा था मैं देखूंगा और वो मुझ पर हमला कर देगी। पीछे खड़ी एक पेड़ के पास बहुत जोर जोर से हंस रही थी। ये वो डायन नहीं, जैसे कोई लड़की थी, हंसे जा रही, हंसे जा रही। मुझे कुछ शर्मिंदगी भी हुई, लेकिन मुझे लगा आसपास वो डायन होगी। उठा मैं और कहने लगा, कौन हो तुम? कौन हो तुम? उसने कहा, तुम्हें पता नहीं है, एक डायन रूप भी बदल सकती है, एक भयानक रूप और एक असली रूप। ये मेरा असली रूप है। और तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूं, कोई खत नहीं मिल रहा है, तो मैं अब शायद दूर चली गई हूं, और अभी अभी तुम्हें लगा मैं अभी इस दुनिया में आ गई। जैसा कि डायने करती हैं, मैं भी अब तुम्हें इस तरह अकेले जंगल में खा जाऊंगी। तुम्हें ऐसा लगा था? मैं मुस्कुराते हुए कहने लगा, मुझे क्या पता, मुझे लगा तुम मार डालोगी। उसने कहा, मैं मारने के लिए नहीं आई, मैं इसीलिए जवाब नहीं दे रही थी, मैं सरप्राइज देना चाहती थी। तुम उस दुनिया में नहीं आ सकते, लेकिन मैं तो इस दुनिया में आ सकती हूं ना। लेकिन समय बहुत लगता है उस दुनिया से इस दुनिया में आने में। मैं उस दरवाजे का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती थी। अरे, तुमने तो दरवाजा अपने साथ सटाया हुआ है। मैं उस दरवाजे को एक बड़े बैग में अपने हमेशा पीठ पर लटकाए रखता था, इंतजार करता था कभी तो जवाब मिलेगा। उसे जैसे पता लग गया। मुस्कुराती हुई मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में भी जैसे एक अलग सी खुशी थी। वो चेहरा बेहद खूबसूरत था, उसकी वो बातें। और तब उसने कहा था, तुम्हारे पीठ पर लगा ये दरवाजा, ये साफ बता रहा है, बात तो कुछ तुम्हारे दिल में भी है, लेकिन मानती हूं मैं, बात तो मेरे दिल में भी है। आ गई हूं इस दुनिया में, तुम इस शहर को दिखाओगे नहीं। बहुत समय से मैं यहां पर नहीं आई, मुझे वहीं अकेले रहना पसंद था, लेकिन अब आई हूं, तो क्या तुम मुझे घुमाना नहीं चाहोगे? मैं घबराया हुआ उसकी तरफ देख रहा था। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया। मैं थोड़ा सा घबराया। उसने अपने नाखून से पत्थर को उकेरा, एक आकार बनाया और मेरी तरफ फेंका, और फिर कहने लगी, लगता है तुम्हें इसी की आदत है, तो इसी तरह से बात करते हैं। पत्थर पर वो लिखावट मैं पहचान गया था। ये वही थी, कोई और नहीं, ये वही थी। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा, खींचा मुझे और कहने लगी, चलो मुझे ये जंगल ही दिखा दो, शुरुआत इसी से अच्छी होगी ना। अब मैं तुम्हारे करीब हूं। मेरा कभी कोई दोस्त नहीं बना, पहली बार किसी इंसान को दोस्त बनाया है। और मुझे पता है, तुमने भी मुझे बताया है, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं रहा, और डायन तो कभी नहीं। शायद ये दोस्ती काफी अजीब होगी, लेकिन निभानी तो पड़ेगी। चलो मुझे ये जंगल ही दिखा दो। वो फूल, वो पत्तियां, वो पेड़, ये बिल्कुल अलग अलग होते हैं। चलो। मेरा हाथ खींचकर मुझे आगे ले जाती जा रही थी, और जैसे मेरी दोस्त अब हमेशा के लिए मेरे साथ थी। माना कि वो डायन है, ताकतवर है, लेकिन है तो मेरी दोस्त थी।